हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज नवंबर 22 को टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अलार्मिंग काउंटडाउन। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली है इंडिया जापान कन्वर्जेंस साउथ ईस्ट एशिया। थर्ड आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द OECD रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। और लास्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं वो है रेयर मेटल फाउंड इन सतलज सैंड, व्हाट इज टेंटलम एंड व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर। टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अलार्मिंग काउंटडाउन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यह आर्टिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है, डेटा बेस्ड आर्टिकल है। तो बेसिकली ये डेटा और इन्फॉर्मेशन आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। GS1 में यूज़ किया जा सकता है, GS2 में, 3 में, 4 में, ऐसे में। प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। आर्टिकल में ज़्यादा एनालिसिस नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। आप उसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। द टाइटल ऑफ द यूनाइटेड नेशन लेटेस्ट रिपोर्ट ब्रोकन रिकॉर्ड इज़ अ क्लेवर पन. Not only does it suggest the previous warning of the consequence of rising greenhouse gas emission are being ignored, but also that new ceilings are being breached. तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन के द्वारा ब्रोकन रिकॉर्ड नाम की लेटेस्ट रिपोर्ट जो है रिलीज़ की गई है। इस रिपोर्ट में क्या है? इस रिपोर्ट में बेसिकली वार्निंग दी गई है जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहा है, एमिशन राइज हो रहा है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और जो सीलिंग ब्रीच हो रही है, जो टारगेट हमने रखे थे वो टारगेट फुलफिल नहीं हो रहे हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में ये रिपोर्ट है। द एनुअल एमिशन रिपोर्ट यूजुअली टाइम्ड क्लोज टू बिगनिंग ऑफ द क्लाइमेट टॉक रीट्रेट्स इन शार्पर लैंग्वेज दैट प्रोग्रेस सिंस द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015 हैज़ बिन टार्डी। तो बेसिकली ये है ना एमिशन रिपोर्ट है। कितना एमिशन हो चुका है, कितना एमिशन कर सकते हैं, और कितना परमिसिबल लिमिट में रहते हुए हम लोग एमिशन कर सकते हैं। मतलब सारी कंट्रीज़ मिलके एमिशन कर सकती है। ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में लिस्टेड होती है, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में लिखी होती है। ठीक, तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट होती है, जनरली जो क्लाइमेट टॉक्स हैं दिसंबर में होने वाले होते हैं, नवंबर के लास्ट वीक और दिसंबर के फर्स्ट वीक में। उससे पहले ये एमिशन रिपोर्ट हर बार रिलीज़ की जाती है, पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इस बार जो रिपोर्ट था उसका नाम ब्रोकन रिकॉर्ड रखा गया है, इसे आपको याद रखना है। द स्टेटेड गोल was to keep temperature from rising over 2 degree as far as possible below 1.5 degree of pre-industrial level। तो जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें स्टेटेड गोल थे कि हम लोग टोटल ओवरऑल टेम्परेचर, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर अगर मान लीजिए 14 है तो 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब? 2100 सेंचुरी के एंड होते तक, और पॉसिबली 1.5 डिग्री अगर हम कर सकते हैं, है ना। 2 मैक्सिमम है, 1.5 डिग्री ऑलमोस्ट डिसाइडेड हो गया था कि यही हमारा टारगेट रहेगा। 1.5 अगर टारगेट करेंगे तो 2 तक हम अचीव कर सकते हैं। The broken record report, however, suggests that accounting for all commitments made by the country as per the Paris Agreement to minimize their economy reliance on fossil fuel, temperature would still result in an overshoot of 2.5 to 2.59 डिग्री by the end of the century। तो रिपोर्ट बेसिकली क्या सजेस्ट कर रही है, जितने भी पेरिस एग्रीमेंट में हम लोगों ने, है ना, जो भी टारगेट सेट किए थे, अगर उसको कमिटमेंट्स को परस्यू भी किया जाता है तो भी ओवरऑल टेम्परेचर अर्थ का ऑलमोस्ट 3 डिग्री के आसपास होगा, 2.5 से 2.9 डिग्री तक, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। टू कीप टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री एमिशन बाय 2030 मस्ट बी कट 28%, and for 1.5 डिग्री they need to be shaved by 42%। ठीक, तो अगर हमें 2 डिग्री से
कम कर रखना है टेम्परेचर, तो बाय 2030 अकॉर्डिंग टू टारगेट्स कितना एमिशन कट करने की ज़रूरत है, 28%। और अगर 1.5 डिग्री रखना है तो 42% एमिशन कट करने की ज़रूरत है। Despite many countries have promised to be net zero, meaning no net carbon emission, the report does not think these promises are credible. Even in the most optimistic scenario, the likelihood of keeping emission below 1.5 degree are 14%. तो बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज़ ने, आपको पता होगा, नेट ज़ीरो टारगेट प्रॉमिस किया है, नेट ज़ीरो बाय 2050। यूरोपियन कंट्रीज़ ने, इंडिया ने कब तक किया है, बाय 2070 तक। ठीक, तो ये सारी कंट्रीज़ के कमिटमेंट है, टारगेट है। नेट ज़ीरो बेसिकली है क्या, कार्बन एमिशन जितना भी होगा, ठीक है, उतना ही सिंक इन भी किया जाएगा, जितना एमिशन होगा उतना ही सिंक इन होगा। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होगी, अगर किसी से कार्बन एमिशन हो रहा है तो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर हो रही होगी जिससे सिंक इन भी हो रहा होगा, और ओवरऑल जो है हमारी इकॉनमी कार्बन न्यूट्रल होगी। ठीक, तो ये प्रॉमिस किया गया है, नेट ज़ीरो एमिशन की बात की गई है बाय 2050 और बाय 2070। तो रिपोर्ट का कहना है ये प्रॉमिसेस क्रेडिबल नहीं हैं। अगर हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो भी ले लें, है ना, बहुत पॉजिटिव भी हो लें, तो 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, केवल 14%। ठीक, ऑलमोस्ट, है ना, क्वार्टर भी नहीं है, 25% भी नहीं है इसकी प्रोबेबिलिटी कि हम लोग ये अचीव कर सकते हैं, केवल 14% प्रोबेबिलिटी है। However, it is not as if Paris Agreement has been infructuous. The greenhouse gas emission in 2030 based on policies in place was projected to increase by 16% at the time of adoption of PA. Today, the projected increase is 3%. ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि पेरिस एग्रीमेंट कोई काम का नहीं है। ठीक, जब हमने पेरिस एग्रीमेंट 2015 में किया था, तब ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन 2030 कितना प्रोजेक्ट होने की संभावना थी, 16%। अभी जो टारगेट जो चेंज किए जा रहे हैं उसके हिसाब से ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो इंक्रीज़ होगा बाय 2030 वो कितना हो रहा है, 13%। तो क्लियरली जो टोटल एमिशन है उसका प्रोजेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब टोटल ओवरऑल एमिशन है वो आने वाले समय में बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन जितना होना था उतना नहीं हो रहा है। टू कीप टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री एनुअल एमिशन मस्ट रिड्यूस एवरी ईयर अंटिल 2030 बाय 8.7%. What the report says is that the world collectively emitted 57.4 billion tons in 2022, an increase of 1.2% over 2021. Basically 2021 कोविड ईयर था, 2022 में कार्बन एमिशन बढ़ा है, इसलिए ये कोविड ईयर के कारण है। ठीक, 2023 में ऐसा सजेस्ट किया जा रहा है कि हम वापस प्री पैंडमिक एमिशन लेवल पर आ जाएंगे। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्लोबल टार्डीनेस एट रेट लार्ज एज of October this year, 86 days were recorded with temperatures over 1.5 degree above industrial levels. ठीक, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ये वाला पॉइंट ज़रूर नोट कर सकते हैं, किसी भी आंसर में लिख सकते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, अक्टूबर तक इस साल 2023 में टोटल 86 ऐसे दिन थे जब टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री, जितना एवरेज टेम्परेचर रहता था उससे 1.5 डिग्री से ज़्यादा रहा है। ऑलमोस्ट 1.8 डिग्री जो है सितंबर का टेम्परेचर रहा है। ठीक, सितंबर वाज द हॉटेस्ट रिकॉर्डेड मंथ इवन विद द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.8 डिग्री अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक, सितंबर की हम बात करें, अगर सितंबर का ओवरऑल टेम्परेचर ग्लोबल एवरेज कितना है 14, तो अब 1.8 डिग्री से बढ़ चुका है। 2023 की बात कर रहे हैं, हॉटेस्ट मंथ रहा है ये। इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन द रिपोर्ट रिपीट्स, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, वही चीज़ें, पुरानी चीज़ें। The richest country and those historically responsible for gobbling sparse atmospheric capacity for carbon must commit to greater and faster reduction. जो कंट्रीज़ हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल है, जो रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं, जिन्हें इन सारी चीज़ों से बेनिफिट मिला है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, उन्होंने जितना CO2 एमिशन किया है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, तो उन लोगों को कमिट करना चाहिए कि वो बहुत तेज़ी से ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करें। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल था, इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी, ऐसा कुछ नहीं था जो एनालिसिस करने वाला है। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर है।
एक नेक्स्ट आर्टिकल है पैरोकियल लॉ, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट वाला इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था जो प्राइवेट सेक्टर वाला है। प्रॉज एंड कॉन्स सारी चीज़ें जान चुके हैं रिजर्वेशन के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल जो शुरू करेंगे, इंडिया जापान कन्वर्ज इन साउथ ईस्ट एशिया। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS2 IR के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। प्री के पर्सपेक्टिव से जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी वो मैं हाईलाइट करूँगा, प्लीज़ उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बेसिकली जो आर्टिकल है इंडिया जापान के कन्वर्जेंस की बात की जा रही है, किस रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, फर्स्ट, सेकंड इंडो पैसिफिक रीजन में, थर्ड साउथ चाइना सी रीजन में। ठीक, तो बेसिकली ऐसा क्यों कहा जा रहा है, टू काउंटर वन कंट्री नेम्ड एज चाइना। चाइना का जो राइज है वो असर्टिव है, किसी कंट्री को किसी के राइज से दिक्कत नहीं होती अगर वो राइज पीसफुल होता, पर चाइना जो है बाकी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा पोक कर रहा है, स्पेशली इंडिया, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को। समझेंगे उनके रिलेशन कैसे हैं चाइना से और क्यों इंडिया जापान को अपने जो रिलेशन है उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ज करने की ज़रूरत है, अपने इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं कन्वर्ज करने की ज़रूरत है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में फिलीपींस की बात की गई है। जो थर्ड कंट्री है वो कौन सी है, फिलीपींस। शुरू करेंगे आर्टिकल, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बैकग्राउंड समझने के लिए अगर हम देखें, चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है कौन करता है, चाइना करता है। कहाँ पर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, आसियान कंट्रीज़ में। ठीक, तो चाइना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। इन कंट्री की जो ग्रोथ है वो चाइना के इन्वेस्टमेंट के कारण बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं चाइना पे। ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होता है चाइना पे, तो ये सारी चीज़ें इन कंट्रीज़ को चाइना के ऊपर डिपेंडेंट बना देती है। फर्स्ट, सब कुछ बढ़िया चल रहा है इनके बीच में, चाइना के बीच में, बस प्रॉब्लम कहाँ है, सिक्योरिटी एंगल में। फर्स्ट, सेकंड है जो भी प्रोजेक्ट है वो इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल है, जो हम BRI की बात करते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहाँ पर भी चालू है। बहुत सारे कंट्रीज़ ने अभी ऐसे जो इनिशिएटिव हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर जो प्रोजेक्ट हैं उससे क्विट करना शुरू कर दिया है। उसका मेन रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट एक बड़ा इशू है। दूसरा जो इशू है वो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी किस रीजन में है, मैरीटाइम डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर आसियान कंट्रीज़ और चाइना के बीच में। कौन सा मैरीटाइम डिस्प्यूट है वो समझ लेते हैं। वह तो वैसे भी आपको पता ही होगा, साउथ चाइना सी रीजन में जो चाइना है वो क्लेम कर रहा है ये 9 लाइन। ठीक है, जो लाइन रेड से जो है खींची हुई है, ये पूरी लाइन जो है ना, कौन क्लेम करता है मैरीटाइम डिस्प्यूट में, चाइना। और उसमें कुछ आइलैंड्स हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं, जैसे कि पारासल आइलैंड, स्कारबोरॉक शॉल, स्पार्टली आइलैंड्स। ठीक, और ये कंट्रीज़ कौन कौन सी कंट्री क्लेम करती हैं इनको, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया, वियतनाम, ताइवान, ये सारी चीज़ें हैं ना। ताइवान वैसे तो वन चाइना पॉलिसी के अंदर चाइना का ही पार्ट है, पर स्टिल ये सारी कंट्रीज़ क्लेम करती हैं। ठीक, तो ये बेसिकली जो डिस्प्यूट है मैरीटाइम डिस्प्यूट, इसी को काउंटर करने के लिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को इंडिया और जापान की ज़रूरत होगी। यही आर्टिकल में बातचीत की गई है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्री के पास। अब आर्टिकल शुरू कर लेते हैं। अपॉन ड्रॉपिंग अ सीरीज ऑफ चाइनीज लेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड ड्यू टू सस्टेनेबिलिटी एंड जियोपॉलिटिकल कंसर्न, द फिलीपींस इज नाउ रीडायरेक्टिंग इट्स अटेंशन टू जापान एंड इंडिया एज अ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो बेसिकली चाइना के साथ सिक्योरिटी इशू हैं, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे हैं। ठीक है, चाइना का असर्टिवनेस और उसके जो प्रोजेक्ट हैं इकोनॉमिक प्रोजेक्ट वो सस्टेनेबल नहीं है। इन सारी चीज़ों के कारण फिलीपींस बेसिकली अब इंडिया और जापान को एज अ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी देख रहा है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। फिलीपींस गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू
tap both countries for development assistance. This statement intersects with Manila's desire to deepen and broaden its security and economic partnership with a like-minded partner amidst Beijing growing unwillingness to act and behave like a responsible neighbor. तो जो बीजिंग है वो रिस्पॉन्सिबल नेबर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, इसलिए फिलीपींस बेसिकली क्या कर रहा है, टू काउंटर चाइना, है ना, इंडिया और जापान का साथ जो रिलेशन है उसे डीपन करने की कोशिश कर रहा है। किस सेगमेंट में? स्पेशली सिक्योरिटी सेगमेंट में, सिक्योरिटी डायमेंशन में। मनीला एट्रीब्यूशन of both Tokyo and New Delhi as important partner allow all three democracies to explore new opportunity for multifaceted strategic cooperation। ठीक है, तो मनीला मतलब मनीला बेसिकली कैपिटल है फिलीपींस की, जैसे कि न्यू दिल्ली बात की जाती है, आर्टिकल में लिखा जाता है, इसलिए है ना इंडिया नहीं लिखते हैं, यहाँ न्यू दिल्ली की बात करते हैं जहाँ से देश चल रहा होता है। ठीक वैसे ही मनीला कैपिटल है फिलीपींस की। तो मनीला, टोक्यो और न्यू दिल्ली तीनों इम्पॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तीनों के पास मल्टी फैसेटेड स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन करने की। ठीक है, ये टर्म्स आप यूज़ करिएगा, ये आपके आंसर्स को अच्छा बनाता है। ठीक, The Philippines and Japan shared a close partnership, with the former being Manila's major investor and its largest source of overseas development assistance. While the partnership traditionally functioned in the context of the United States hub and spoke system, bilateral ties are now displaying significant momentum as an independent force, with Tokyo seeking to play more prominent security role. ठीक है, तो फिलीपींस और जापान की रिलेशनशिप के बारे में बातचीत पहले की गई है। कहा जा रहा है कि जापान बहुत अच्छा पार्टनर है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा पार्टनर है। सब जापान जो है ओवरसीज़ डेवलपमेंट असिस्टेंस का सबसे बड़ा जो है सोर्स है फिलीपींस के लिए। ठीक, तो इकोनॉमिकली मेजर इन्वेस्टर हो गया जापान, अच्छी बात है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अभी तक के जो रिलेशनशिप थे जापान के, वो यूएस से होकर गुजरते थे, तो कहीं ना कहीं यूएस का प्रॉक्सी की तरह जो है जापान साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ क्या कर रहा था, टाइज़ रख रहा था। पर अभी जो टाइज़ हैं वो बेसिकली डीपन हो चुके हैं, और सिक्योरिटी रोल में भी बहुत बड़ा, है ना, सिक्योरिटी डायमेंशन में भी जापान बहुत बड़ा रोल अदा करना चाहता है, स्पेशली टू काउंटर चाइना। सिमिलरली इंडिया फिलीपींस के रिलेशन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो भी बहुत तेज़ी से डीपन हो रहे हैं। मनीला इज़ नाउ मोर विलिंगली incorporating New Delhi in its strategic calculation. The past few months witnessed essential milestone in burgeoning bilateral relationship, encompassing the visit of Philippine Secretary of Foreign Affairs Enrique Manalo at New Delhi and signing of MOU between Philippines and Indian Coast Guard, which will allow both sides to improve their interoperability, intelligence sharing, maritime domain awareness. More recently, India has also offered to supply the Philippine Coast Guard with 7 indigenous manufactured helicopters based on a soft loan agreement with extended payment terms. ठीक, तो बेसिकली यहाँ क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है आर्टिकल में, इंडिया फिलीपींस के जो रिलेशन है इकोनॉमिकली थे स्ट्रेटेजिक होते जा रहे हैं, पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी डायमेंशन डीपन हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है, इंडिया बेसिकली कहीं ना कहीं फिलीपींस को मदद कर रहा है टू काउंटर चाइना, स्पेशली इन साउथ चाइना सी इशू। और इंडिया किस तरीके से मदद कर रहा है, तो इंडिया ने रिसेंटली साइन किया है फिलीपींस और इंडिया कोस्ट गार्ड के बीच में एक MOU, जिसमें दोनों साइड जो है अपनी इंटर ऑपरेबिलिटी इम्प्रूव करेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग इम्प्रूव करेंगे, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जो है बढ़ाएंगे। मोर रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है, फिलीपीन कोस्ट गार्ड को 7 इंडिजिनस मैन्युफैक्चर हेलीकॉप्टर जो है सप्लाई करने का ऑफर दिया है, और वो भी सॉफ्ट लोन में। इंडिया इसके पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भी डिलीवर करने का वादा कर चुका है, और इस साल शायद ये डिलीवर्ड भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो सिक्योरिटी रिलेशन है फिलीपींस से वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
जापान और इंडिया के रिलेशन की अगर बात करें तो दोनों के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप इज़ बेस्ट डिफाइंड थ्रू द रोबस्ट टाइज दे शेयर। ठीक है, तो किसी भी रिलेशन, दो कंट्री के रिलेशन के बीच में सबसे पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, फिर स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, फिर स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप होती है। ये वर्ड जो है किसी और कंट्री के साथ रिलेशनशिप में यूज़ नहीं करता इंडिया, सिर्फ जापान के साथ करता है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के टाइज कितने अच्छे होंगे। दोनों ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, दोनों के इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं किस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो दोनों ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एंगेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं दोनों कंडक्ट। इसके अलावा G20, क्वाड और 2+2 प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, इंडिया ने 2+2 प्लेटफॉर्म पे भी जापान के साथ साइन किया है, डिफेंस और फॉरेन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सिंपल सिंपल चीज़ें। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दोनों एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी टाइज को डेवलप कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। दोनों का जो परसेप्शन है, जो थ्रेट परसेप्शन है, वो सेम है। क्या है वो? इंक्रीजिंगली असर्टिव एंड डिसरप्टिव चाइना। Beyond defense cooperation, both country embarked on a third country cooperation model in Indo-Pacific and beyond। ठीक है, तो 2+1 जो मॉडल है उसको भी जो है आगे बढ़ा रही है दोनों कंट्री। 2+1 में इंडिया प्लस जापान प्लस 1 अनदर कंट्री। ठीक है, इसी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए और चाइना के MRI प्रोजेक्ट, PRI प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए दोनों कंट्री ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका नाम है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। ठीक है, ये डेवलपमेंट इनिशिएटिव था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाला इनिशिएटिव था। हालांकि जियोपॉलिटिकल रीज़न के कारण ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो डाउन हो गई, कोविड आ गया उसके बाद। तो इन सारे रीज़न से ये ज़्यादा तेज़ी से जो है बढ़ नहीं पाया। पर दोनों कंट्री जो है काउंटर करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है शुरू की थी, ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था इनके द्वारा। और यही AAGC आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। किस कंट्री का इनिशिएटिव है? इंडिया एंड जापान, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी मॉडल में जो है दोनों कंट्री ट्राइलेटरल पार्टनरशिप कर रही है, इंडिया जापान बांग्लादेश के साथ, टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना बेसिकली। और सिमिलर फ्रेमवर्क में इंडिया, जापान और श्रीलंका के साथ जो है। ठीक है, इंडिया के साथ इशू क्या है बेसिकली? इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है इन सारी कंट्रीज़ को है ना देने के लिए, जो श्रीलंका है, जो कि कौन दे रहा है? चाइना। लेकिन जापान के पास है। अगर इंडिया जापान दोनों हाथ मिला लें तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इन सारी कंट्री में वो यूज़ होगा, इंडिया की जो एक्सपर्टीज़ है वो यूज़ होगी और जापान का पैसा यूज़ होगा। तो बेसिकली टू काउंटर चाइना 2+1 मॉडल जो है बहुत तेज़ी से इंडिया इस पर काम कर रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन और उसके बियॉन्ड में भी। तो बेसिकली इसी मॉडल को इंडिया जापान प्लस फिलीपींस किया जा सकता है टू डीपन द टाइज स्पेशली इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री रीजन्स। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन और साउथ चाइना सी रीजन। ठीक है, ये क्यों किया जा रहा है? ताकि चाइना को थोड़ा दबाया जा सके। ठीक, यही बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द OECD रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली सिमिलर टू आवर फर्स्ट आर्टिकल, ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है, इसमें भी कुछ ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है, लेकिन हम कुछ प्री के पर्सपेक्टिव से चीज़ें ज़रूर करेंगे जो आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। शुरू करते हैं। A new report published by OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, showed that the economically developed countries fell short of their promise to jointly mobilize 100 billion a year towards climate mitigation and adaptation needs of developing countries in 2021, 1 year past the 2020 deadline. The report said that developed countries mobilized 89.6 billion in 2021 and the finance for the adaptation fell by 14% in 2021 compared to 2020। तो अभी रिसेंटली OECD ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन लोगों ने कहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपना वादा नहीं पूरा कर पाई है। वो वादा क्या था? वो वादा ये था कि $100 बिलियन हर साल 2020 के बाद से क्या करेंगे इन लोग?
मोबिलाइज़ करेंगे। किसके लिए मोबिलाइज़ करेंगे? डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया जाएगा ये पैसा। इसका डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या करेगी? बेसिकली जो मिटिगेशन मेजर्स हैं, एडाप्टेशन मेजर्स हैं, उसमें खर्चा करेगी। कैसे होता है ये सब? इंडिया में कोई मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, यूएस बोलेगा लो ऐसा करो, ऐसा हमसे पैसे ले लो आप, जो भी प्रोजेक्ट में है ना आपको पैसा चाहिए वो हम देते हैं। जो भी इससे क्या हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा, वो किस में काउंट होगा? बेसिकली इनके फाइनेंसेस में काउंट होगा, जो उन्हें एडाप्टेशन में हेल्प करने की ज़रूरत है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो इस तरीके से ये बिज़नेस चलता है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल अगर आपको पता हो, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अगर कुछ भी याद हो, तो इसी तरीके से जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म के थ्रू ये सारी चीज़ें होती है। एक बार आप उसको प्लीज़ रीड कर लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। OECD के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है। OECD आपको पूछा जा सकता है। बेसिकली OECD में कितनी कंट्रीज़ हैं? 38 कंट्रीज़ हैं। फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1960 में। हेडक्वार्टर क्या है? पेरिस है। क्यों बनाया गया था? बेसिकली ये 38 कंट्रीज़ किससे कमिटेड हैं? टू मार्केट इकॉनमी और डेमोक्रेसी। ये सारी कंट्रीज़ में मार्केट इकॉनमी होना ज़रूरी है, डेमोक्रेसी होना ज़रूरी है। चाइना इसका पार्ट है क्या? नहीं है। इंडिया पार्ट है क्या? नहीं है। जितनी भी कंट्रीज़ है सब रिच कंट्री है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। दैट्स इट। यही OECD आपको पूछा जा सकता है। और क्या करते हैं इन लोग? रिपोर्ट छापते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। OECD इसके अलावा और क्या करते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी जो भी पैसा खा रही है, टैक्स हेवन्स के थ्रू जो पैसा चुरा रही है, उन सारों पे नज़र रखे हुए हैं। OECD कंट्रीज़ का यही सारा काम है। ठीक है, तो ये बेसिकली रिपोर्ट है जो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो पैसा देना चाहिए था वो डेवलप कंट्रीज़ नहीं दे रही है। दैट्स इट। लास्ट आर्टिकल है रेयर मेटल फाउंड इन सतलज सैंड, व्हाट इज़ टेंटलम एंड व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रेयर अर्थ मेटल कहीं ना कहीं इससे जियोपॉलिटिक्स जुड़ी हुई है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत। और रेयर अर्थ मेटल आपको है ना इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स जुड़ी हुई है, इसलिए GS2 के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में। बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है प्री पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्री पर्सपेक्टिव से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंस के बजाय। तो शुरू करते हैं आर्टिकल। A team of researcher from IIT Ropar has found the presence of tantalum, a rare metal in Satluj River sand in Punjab. तो जो रेयर मेटल है, सबसे पहले ये क्या होता है ये समझ लेते हैं। टोटल 17 मेटल्स होते हैं, 15 लैंथेनाइट्स के होते हैं, प्लस स्कैंडियम एंड यटीरियम, ये दोनों जो है मेटल इसका पार्ट है। रेयर मेटल का नाम रेयर क्यों है? क्योंकि ये एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेशन में नहीं मिलते हैं, है ना, थोड़ी थोड़ी हर जगह मिलते हैं, इसलिए इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो वायबल नहीं रह जाता। ठीक है, इंडिया की बात करें, इंडिया में इसके रिजर्व्स अच्छे खासे हैं। कहाँ मिलते हैं ज़्यादातर? उड़ीसा में, केरल में, कोस्टल एरियाज़ में। ठीक, अगर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की बात करेंगे तो चाइना जो है इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसका साइज़ कम करने में रेयर अर्थ मेटल का बहुत बड़ा जो है क्या है योगदान रहा है। जो आपके मोबाइल हैं उनका साइज़ धीरे धीरे छोटा हो रहा है, जो आपके सेमीकंडक्टर चिप्स है उसका साइज़ छोटा हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? रेयर अर्थ मेटल। इसका हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, उन्हीं उसकी जो एप्लीकेशन है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में यूज़ हो रही है, इसलिए जो है बेसिकली जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाइना इसे एज अ लेवरेज यूज़ करता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन रेयर अर्थ मेटल का कौन करता है? चाइना। सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है? आई थिंक चाइना में ही है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चाइना बेसिकली रेयर अर्थ मेटल के प्राइसेस 2012-13 में बढ़ा दिए थे। ठीक, अब जापान सबसे बड़ा इंपोर्टर है, US बड़ा इंपोर्टर है, तो इन दोनों अगर ये प्राइसेस रेयर अर्थ मेटल के बढ़ा देता है तो क्या होगा?
बेसिकली जितने भी इक्विपमेंट हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और चाइना जो है ऑलरेडी इतने सस्ते में प्रोड्यूस करता है इक्विपमेंट, और यूएस के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, जापान के इक्विपमेंट हैं, अगर उनके प्राइस बढ़ जाएंगे तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए ये रेयर अर्थ मेटल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करता है जियोपॉलिटिक्स में। अब इंडिया जो है, इंडिया के पास ठीक ठाक रिजर्व है। इंडिया ने जापान के साथ एग्रीमेंट भी साइन किया था कि हम आपको रेयर अर्थ मेटल प्रोवाइड करेंगे, पर वो एग्रीमेंट कहीं ज़्यादा है ना सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद उसका क्या हुआ उसका भी है ना अभी नॉलेज इतना नहीं है। ठीक, तो बेसिकली इंडिया धीरे धीरे लकी होते जा रहा है। पहले लिथियम के रिजर्व्स मिले जम्मू एंड कश्मीर में, और उसके बाद अब ये रेयर अर्थ मेटल टेंटलम के रिजर्व्स मिले हैं पंजाब एरिया में सतलज रिवर में। ठीक है, तो अब इस मेटल के बारे में जान लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 73। इट पजेस हाई कोरोशन रेजिस्टेंस बिकॉज व्हेन एक्सपोज टू एयर इट फॉर्म अ ऑक्साइड लेयर दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रिमूव इवन व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग एंड हॉट एसिड एनवायरनमेंट। तो बेसिकली ये जो मेटल है इसमें इसकी जो विशेषता है ये क्या है? हाई कोरोजन रेसिस्टेंट। ठीक है, रस्ट नहीं होता है। ठीक, ये जो मेटल है जैसे कि आयरन है रस्ट हो जाता है, ये रस्ट नहीं होता। तो कोरोजन रेजिस्टेंस में जो है इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे इसमें एयर से रिएक्ट करता है, एक लेयर बना लेता है जो हॉट एसिड एनवायरनमेंट से भी ब्रेक नहीं हो सकती। ठीक है, डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब क्या है? इसे ब्रेक करे बिना है ना वायर की तरह थिन वायर में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं मेटल की। एक जो इम्पॉर्टेंट विशेषता है वो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी एक्सट्रीमली हाई है। ठीक है, एक्सीडेड ओनली बाय टंगस्टन एंड रेनियम। ठीक, तो 3rd नंबर पे इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हो सकते हैं। क्या क्या यूजेस हैं ये समझ लेते हैं। सबसे पहला यूज़ है इसका कैपेसिटर बनाने में, है ना। प्रोमिनेंटली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में यूज़ होगा, रेयर अर्थ मेटल है तो कैपेसिटर बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉलर साइज विदाउट मच लीकेज कंपेयर टू एनी अदर टाइप ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो टेंटलम यूज एज अ कैपेसिटर फर्स्ट। ठीक, उसके अलावा बाकी जगह में भी है ना यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है तो इट कैन बी यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर platinum which is very costly. The rare metal is also used to make component for chemical plants, nuclear power plant, aeroplanes and missile. चूँकि इसका melting point बहुत ज़्यादा है तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एरोप्लेन के जो कंपोनेंट हैं उसको बनाने में, पावर प्लांट के कंपोनेंट जहाँ पर बहुत ज़्यादा है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, और चूँकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो ये वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। सिंपल है। Tantalum does not react with bodily fluids and it's used to make surgical equipment and implants। क्योंकि ये हमारे ब्लड से या किसी भी बॉडी फ्लूइड से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए जो सर्जिकल इक्विपमेंट है ना काट पीट करने वाले आपके बॉडी को, उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली ये क्या है? ये इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। द कंपोजिट कंसिस्टिंग ऑफ टेंटकलम कार्बाइड एंड ग्रेफाइट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल नोन एंड यूज्ड ऑन द कटिंग एज ऑफ हाई स्पीड मशीन टूल्स। ठीक, तो ये आपकी यूजेस हो जाएंगे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।